नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मैं वो लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पूरा हम इसे नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था वो सब क्रियाएं आती है जिसमें वस्तुओं और जो सेवाएं एवं सेवाओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों चीज़ें आती है, उसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होता है? किसी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, उनका वितरण होता है और उनका उपभोग होता है। वो ये सब क्रियाएं हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। तो इसी तरीके से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्र क्या होते हैं। देखो, किसी भी देश में कितना पैसा आ रहा है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इन जो भी काम इंडिया में हो रहा है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हो रहा है, उनको 3 भागों में बांटते हैं, जिसे कहा जाता है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो उसमें आता है पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे दोहन होता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? जिसमें प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको हम निकालते हैं, उनके माध्यम से उनका सीधा दोहन हम करते हैं। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक जो संसाधन है, जो सीधे प्रकृति से हमारे को प्राप्त होते हैं, उनको ज़्यादा बिना ज़्यादा उनमें मॉडिफिकेशन करके हम उसे सीधा यूज में लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें मुख्यतः क्या क्या चीज़ आती है? तो जो ये प्राइमरी सेक्टर या जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती है? तो इसमें मुख्यतः एक तो कृषि आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, आपके कृषि। ठीक है, इसके अलावा मछली पालन आ जाएगा। ठीक है, मछली पालन आ गया आपके। इसके अलावा पशुपालन आ गया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन आ गया, पशुपालन आपके इसमें आ जाएगा। इसके अलावा मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, वानिकी जैसे वनों से हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं ना, जैसे फल फ्रूट हो गया, गोंद, मधुमक्खी, शहद वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इसके अलावा डेयरी आ जाएगा, ठीक है, दुग्ध आ जाएगा सारा इसमें। और एक आ जाएगा माइनिंग, जो हम खदान खोदते हैं ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एक तो कृषि आएगा, जिसके अंतर्गत हम खाद्यान्न, तिलहन, फलों, सब्जियों का उत्पादन करते हैं। ठीक है। दूसरा पशुपालन, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, मुर्गी का आदि का हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन, जिसमें मछलियों का पालन करते हैं और जलीय संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा खनन में क्या आता है? जैसे खनिजों का उत्खनन करते हैं अपन, जैसे कोयला, लोहे का अयस्क, बॉक्साइट आदि, इनका जो खनन है ये सब इसमें आता है। वानिकों में जंगल से लकड़ी का अपन प्राप्त करते हैं, गोंद, इलायची, प्राकृतिक उत्पाद आदि निकालना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो याद रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में आने वाली 2 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो कोई सी भी इनमें से आपको 2 गतिविधियों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं द्वितीय क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी क्षेत्र इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें मेनली क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, प्रोसेसिंग आती है और पावर जनरेशन आता है। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में
परिवर्तित करता है। देखो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बहुत सारी चीज़ों को हम प्रोसेस करके या उनसे कोई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना से क्या बना दिया हमने, गुड़ बना दिया। तो ये प्रोसेसिंग हुई ना, गन्ना से कोई नया प्रोडक्ट बना दिया गया, तो ये गुड़ क्या हो गया, ये जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये अपने किसी प्रोसेस के द्वारा ही तो किया है ना ये, या ऑटोमेटिक गन्ने से गुड़ बन गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी तरीके से, जैसे अपन ने कपास से, कॉटन से क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये सब किस में आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आती है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का जो कच्चा माल है उससे हम क्या कर देते हैं, पक्के माल में तैयार कर देते हैं या तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं, दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। इसे इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे, इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखना कि किस क्षेत्र को विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर को हम इसके नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, इस क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, फैक्ट्री में उद्योग धंधे आदि सब इसमें शामिल होते हैं। अब मुख्य बातें क्या होता है, देखिए द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार माल और उत्पादों में बदला जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल, इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है द्वितीयक क्षेत्र में। उदाहरण के लिए कपास के पौधे से प्राप्त रेशे से सूत काट के हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। इसी तरीके से गन्ने का कच्चा माल का उपयोग करके चीनी और गुड़ हम बनाते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं और फिर उससे घर बनाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ना ये किस में आती है, औद्योगिक क्षेत्र में आती हैं, और इसे सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखना, इसे किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है या किस क्षेत्र को विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को। मतलब इसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उससे किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, नई वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस कारण इसे हम किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन आ गया, जैसे कोई ब्रिज का निर्माण करवा रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट टाइम पे भी क्वेश्चन आया था कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब इस ये क्या है, वह क्षेत्र जो सीधे वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सेवा देते हैं। जैसे जैसे अपने को गन्ने से क्या बनाना है, गन्ने से शक्कर बनाना है। तो ये जो गन्ने से शक्कर बनाई जाएगी ये केवल खेत में ही तो नहीं बना दी जाएगी, तो इसके लिए गन्ने को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, फैक्ट्रीज में लेके आना पड़ेगा। फैक्ट्रीज में लाने के लिए हम जो परिवहन, जो ट्रैक्टर या जो ट्रक शामिल करेंगे, ट्रक या जो ट्रैक्टर शामिल करेंगे, वो क्या किस में आएगा, परिवहन में आएगा। और ये जो सेवा दे रहा है ये प्राथमिक क्षेत्र में, ये तृतीयक क्षेत्र के में आएगा। ठीक है, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये प्राथमिक और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसके विकास में भी मदद करता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें हेल्थ क्या आ जाएगा, एक तो शिक्षा आ जाएगी, स्कूल आ जाएगा आपका, हॉस्पिटल आ जाएगा, ट्रेवलिंग आ जाएगी, आपके डॉक्टर वगैरह आ जाएगा, इसमें एम्बुलेंस वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट परिवहन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिटेल, जो आपका रिटेल और हॉस्पिटलिटी है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। रिटेल का मतलब जो दुकान वगैरह होती है आपकी, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो फिर भी एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। एक तो बैंक आ जाएगा आपका, क्योंकि बैंक भी, अगर आपको आप किसान हो, आपको एग्रीकल्चर करनी है, ठीक है, कृषि करनी है, मतलब कृषि करनी है, तो आप बीज लाना है, आपको बीज वगैरह लाना है या यूरिया लाना है, तो कहाँ से पैसा लोगे, यहाँ से पैसा लोगे। बीमा आ जाएगा आपका, निवेश आ जाएगा और वित्तीय सेवाएं आ जाएगी। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आ जाएगी, व्यापार, खुदरा बिक्री, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ठीक है, आतिथ्य उद्योग, होटल और जो पर्यटन उद्योग है वो इसमें आ जाएगा। मनोरंजन, मीडिया, सांस्कृतिक सेवाएं आ जाएगी, प्रशासनिक सेवाएं आ जाएगी, कानूनी सेवाएं आ जाएगी और सरकारी सेवाएं सब इसके अंतर्गत आती है। सेवा दे रहे हैं मतलब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, शिक्षक,
ठीक है, वकील, ये जो सारी चीज़ें, दुकानदार जो दुकान पर चूने की दुकान लगा के बेच रहा है, ये भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तीसरे सेक्टर में आ जाएगी। तो तीनों सेक्टर आपको याद रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों में क्या क्या होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब तीनों क्षेत्रों की हम यहाँ पर तुलना करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनकी हम क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। तो चलते हैं, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, तीनों क्षेत्र हैं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इन तीनों से हम अर्थ, जीडीपी या इनकी तुलना कैसे करेंगे, इनको पैसों को कैसे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वस्तुएं एवं सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर हम उनके मूल्य का उपयोग करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, 10 किलो गेहूँ खरीदे, ठीक है, एक किसान से। तो अब यहाँ पर 10 किलो गेहूँ को हम काउंट नहीं करेंगे, इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसों में। 10 किलो गेहूँ का जैसे मेरे पास 100 रुपये हो गए, तो अर्थव्यवस्था में ये 10 किलो गेहूँ नहीं जोड़ेंगे यहाँ पर, ये मूल्य जोड़ेंगे कि 100 रुपये का इसने उत्पादन किया है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वस्तुएं एवं सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर वास्तविक संख्याओं का योग नहीं करेंगे, जबकि हम उसके मूल्य का उपयोग करते हैं। ठीक है, उनका कितना पैसा है उनका उपयोग करते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 10 नारियल, 10 रुपये के हिसाब से 5,000 नारियल हमने खरीदे और उनका मूल्य होता है 50,000। तो आप यहाँ पर 5,000 नारियल का क्या नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, जबकि 50,000 जो रुपये हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना कर ली जाती है। तो हम इस तरीके से क्या होता है, जैसे एक सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ, दूसरे सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ, तीसरे सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ, तो उन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये सावधानी रखनी होती है कि हम अंतिम सेवाओं और वस्तुओं की ही गणना करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या करना है अपन ने, जैसे मान लीजिए एक किसान है, किसान ने क्या किया, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है, और उसके खेत में 10 बोरी गेहूं हुए, 10 बोरी गेहूं हुए, और उसे 10 रुपये किलो के हिसाब से 100 रुपये में किसको बेच दिए, मंडी में बेच दिया, मंडी में। ठीक है, मंडी में उसको बेच दिया, मंडी वाले ने 100 रुपये में खरीद लिया। अब मंडी वाले ने आटा चक्की वाले को बेच दिया कितने में, 150 रुपये में, आटा चक्की वाले को। ठीक है, अब आटा चक्की वाले ने उसका आटा पीस के बेकरी वाले को बेच दिए 200 रुपये में। ठीक है, बेकरी वाले को बेच दिए, बेकरी जो टोस्ट वगैरह बनाते हैं। अब इसने टोस्ट वगैरह बना दिए इसके, और कुछ थोड़ा सा माल ऐड कर दिया, और ये जो टोस्ट बनाए इसने, टोस्ट वगैरह बना दिए, टोस्ट जैसे इसने 250 रुपये के टोस्ट बना दिए, और ये होलसेल वाले को बेच दिया। होलसेल वाले को कितने में बेचा, ये 300 रुपये में होलसेल वाले को बेच दिया। अब होलसेल वाले ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर को कितने में बेचा, 350 में रिटेलर को बेचा, और रिटेलर ने 400 रुपये में किसको बेच दिए, जो आम पब्लिक है उसको बेच दिया। तो देखिए मूल्य तो यहाँ पर 100 रुपये था किसान के गेहूं का, लेकिन वो ऐड होते होते कितना हो गया, 400 हो गया। तो हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था जब भी काउंटिंग करते हैं तो ये 400 रुपये की काउंटिंग करेंगे, बीच वालों की नहीं करेंगे। जैसे किसान के मूल्य की नहीं करेंगे, मंडी वाले की नहीं करेंगे, 200। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 10 किलो गेहूं का कितना पैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस मूल्य, ये इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सेवाओं के अंतिम मूल्य का, तो ये अंतिम मूल्य क्या है, ये 400 रुपये, तो इनको ही हम अर्थव्यवस्था में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हम अंतिम मूल्य को ही, अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही जोड़ते हैं सन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी किसे कहा जाता है, जीडीपी, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो देखो एक वित्त वर्ष का मतलब है, जैसे वित्त वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो उत्पादन हुआ, एक जैसे भारत की बात करें तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो उत्पादन हुआ। अब यहाँ पर वस्तु, एक तो अपन क्या करते हैं, वस्तुएं उत्पादन करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गया, जैसे गेहूं का दिया, चावल कर दिया, या बहुत सारी वस्तुएं
जैसे खनन करके हमने क्या लोहा निकाल लिया, ये सारी चीज़ें। दूसरा सेवाएं क्या होती है, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैंने स्कूल में सेवाएं दी, तो वो क्या होगा, उसका भी मैं सेवा दे रहा हूँ। इसी तरीके से डॉक्टर वकील हो गया, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो इनका क्या निकाला जाएगा, इनका भी मौद्रिक मूल्य निकाला जाएगा। जैसे सरकार मेरे को एक महीने का 70,000 रुपये दे रही है, तो मेरा भी क्या निकाला जाएगा, मौद्रिक मूल्य 70,000 रुपये जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इनका अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का। और इस तरीके से तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन का मूल्य होता है। और ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो प्राथमिक प्राथमिक द्वितीयक और जो तृतीयक है, इन तीनों के उत्पादन का कुल मूल्य होता है जीडीपी। जैसे मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पर 100 रुपये तो हो गया, कहाँ किसका, प्राथमिक क्षेत्र का, दो, और 150 रुपये हो गया सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीय क्षेत्र का, और तृतीय क्षेत्र का हो गया 300 रुपये। ठीक है, अब हम ये तीनों उत्पादन हुआ, ये तीन, प्राथमिक क्षेत्र में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र में 150 रुपये का उत्पादन हुआ, और तृतीय क्षेत्र में 300 रुपये का उत्पादन हुआ। तो अब हम जीडीपी कैसे निकालेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, तो इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, 100 प्लस 150 प्लस 300, तो कितना आ गया, जोड़ लो, 250, 550 रुपये। 550 रुपये क्या हुआ, उस देश की जीडीपी हुई। ठीक है, 550 रुपये वहाँ पर कुल उत्पादन हुआ। तो याद रखना, जीडीपी की फुल फॉर्म याद रखना, एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, प्राथमिक, सेकेंड, द्वितीयक और जो तृतीय क्षेत्र का जो उत्पादन हुआ उनको हम जोड़ देते हैं, और इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं बताऊं कि जैसे किसी देश का जो जीडीपी है वो 1,000 रुपये है, तो और इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 300 रुपये है, द्वितीय क्षेत्र का, जो द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान 150 रुपये है। तो आपसे कहा जाए कि तृतीय क्षेत्र का निकाले, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़ के जीडीपी में से इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे 300, 450, 450 दोनों का हो गया, और इसमें से 450 घटा देंगे तो तृतीय क्षेत्र का आ जाएगा लगभग 550 रुपये, तीसरे क्षेत्र का। तो इस तरीके से आजकल जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आने लग गए। तो आप, आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम ऐतिहासिक क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो ये तीनों क्षेत्र हैं, उनमें किस तरीके से चेंजेज हुआ, अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें कोई भी जो विकसित देश है, कोई भी विकसित देश हो गया, उसमें विकसित देश में प्रारंभ में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जब प्राथमिक क्षेत्र पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए एक देश है, ठीक है, यहाँ के लोगों को कृषि प्रधान है। स्टार्टिंग में सारी जो कंट्रीज हैं वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं प्राचीन समय में ही सारे दुनिया में खेती की जाती थी, तो स्टार्टिंग में कृषि प्रधान था। तो जहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई देश है, यहाँ पर 10 बोरी गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ उत्पादन हो रहा है 20 बोरी, तो 10 बोरी को ये क्या करेंगे, सेल करेंगे, और इनको हम किस में काम में लेंगे, फैक्ट्रीज में काम में लेंगे, उत्पादन मतलब उद्योगों में काम लेंगे। तो जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र मजबूत होता जाता है, तो वैसे वैसे ही फिर बाकी के जो क्षेत्र हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो देखिए, तो किसी भी विकसित देश में प्रारंभ में कौन से देश विकसित होता है, प्राथमिक क्षेत्र विकसित होता है, और ये पूरी तरीके से समृद्ध होता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र समृद्ध हो गया तो फिर आपके बाकी के जो दोनों क्षेत्र हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग जाएंगे। अधिक उत्पादन के कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। मैंने बोला कि अगर उत्पादन बढ़िया हुआ तो ये 20 में से 10 बोरी बेचेगा, और बेचने पर ये अलग अलग काम में पैसा जाएगा। ठीक है, वृद्धि होने से अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होती है। जैसे अब ये 10 बोरी को ये यहाँ से बाजार ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको परिवहन का साधन चाहिए, ट्रक चाहिए या ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, इससे परिवहन होगा। अब जैसे ये जहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी जगह पर उत्पादन होगा, तो एक शहर
व्यापार का केंद्र बन जाएगा, व्यापार का केंद्र बनेगा तो शहर बन जाएगा। अब शहर में अनेक चीज़ें देखने को मिलेगी। इस शहर को संभालने के लिए प्रशासक लगाया जाएगा, सेना लगाई जाएगी और अनेक हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे, स्कूल देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। प्राथमिक क्षेत्र की अधिकांश जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको हम उद्योगों में काम लेते हैं। ज़्यादातर जो प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम किस में काम में लेते हैं? उद्योगों में। जैसे कपास हो गया, कपास किस में काम आएगी? कपड़े बनाने में, कपड़ों में, ठीक है, कपड़े बनाने में काम आएगा। तो ज़्यादातर जो प्राथमिक क्षेत्र की जो चीज़ें हम उनको किस में काम लेते हैं? बिल्कुल, उद्योग धंधों में। फलस्वरूप लंबे समय के बाद जब उद्योग धंधे लगना प्रारंभ हो गए तो हम सारे कृषि से संबंधित कार्य करने वाले लोग कारखानों में काम करने लग गए और इस तरीके से ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होने लग गया। जब देखो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया, अब जैसे द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, जो उद्योग धंधे वाला जो सेक्टर है, अब क्या हो गया? खेती में काम कर रहे थे लेकिन कुछ लोग क्या हो गए? सेकेंडरी सेक्टर में भी काम करने लग गए। अब यहाँ पर उनको पैसा मिलने लग गया, नगद पैसा आने लग गया, पैसा आने लग गया, तो लोग बहुत सारी जगह से निकल निकल के कारखानों में काम करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें उत्पादन वाला जो क्षेत्र है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन हाल ही के कुछ सौ साल में जो तृतीय क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र वाला है, जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। आज के टाइम पे तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ठीक है, आईटी क्षेत्र हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र था। अब हम आगे देखने वाले हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। भारत में किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम एक आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये एक डेटा है, कुछ किताबों में पुराना डेटा हो सकता है, ये नया डेटा है। तो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र हैं उसके द्वारा अपने जो जीडीपी है, ग्रोथ वैल्यू एडिशन, यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी में कितना योगदान दिया जाता है, ठीक है, जीडीपी में कितना योगदान है। तो अगर यहाँ देखिए, अगर 1977-78 की बात करें अपन, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था हमारे को देखने को मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से हमारे को देखने को मिल रहा है। फिर उद्योग धंधों का थोड़ा कम है और सेवा क्षेत्र का थोड़ा दोगुने से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हमने एक पैटर्न देखने को मिला कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र से हम डायरेक्ट तीसरे क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो गए, ठीक है। सेकेंडरी वाला जो सेक्टर है हमारा वो सही से ग्रोथ नहीं आई इसमें। तो यहाँ पर हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम पे, हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला रहे हैं, ठीक है, भारत में निर्मित वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे हैं, तो इस कारण ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी वाला सेक्टर है, द्वितीयक जो क्षेत्र है वो अभी भी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। ये जो डेवलप है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर अभी चाइना में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ, तो वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र 1977-78 में भी सबसे ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी किस पे थी? एग्रीकल्चर रिलेटेड या प्राथमिक क्षेत्र पे थी। लेकिन अब यहाँ पर जो चेंजेज हमारे को देखने को मिला, देखो चेंजेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। 2017-18 की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो कम हो जाता है और जो सेकेंडरी सेक्टर है एग्रीकल्चर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो जाता, सॉरी, द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। और तृतीय क्षेत्र तो आप देख सकते हो किस तरीके से गति पकड़ी है तृतीय क्षेत्र ने। तो वर्तमान में जो तृतीय क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, आप तुलना कर सकते हो। तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व क्यों बढ़ रहा है भाई तृतीय क्षेत्र? तो देखो, बुनियादी सेवाएं जैसे किसी भी शहर में या किसी भी जगह पर आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी सेवाएं आपको देनी पड़ती है। उनमें कौन कौन सी सेवाएं होती है? जैसे शैक्षिक संस्थाएं, आपके बच्चे जहाँ पर पढ़ने जाते हैं, अस्पताल, आज के टाइम पे हर आदमी भी बीमार हो जाता है तो वो कहाँ पे जा रहा है? हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर वगैरह सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। डाक एवं तार सेवा हो गया, थाना हो गया, पुलिस हो गया, कचहरी कोर्ट हो गया, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय हो गया, नगर निगम हो गया, रक्षा डिफेंस वाला जो सैनिक वगैरह है, परिवहन हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, बस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि के कारण आज के टाइम पे तो और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, कंप्यूटर का जो चलन है वो बढ़ रहा है। इस कारण जो तृतीय क्षेत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है।
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सुविधा जो सेवाएं हैं उनका विकास हुआ है। देखो, प्राथमिक और द्वितीयक सेवाओं का जो क्षेत्र का जो विकास हुआ ना, उसके कारण हमारे को परिवहन, व्यापार और भंडारण भंडारण कोई भी चीज़ को रखने की जगह जो होती है उनका विकास हुआ है। आय बढ़ने के कारण लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के कारण भी तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं बेरोजगार था तो मेरे पास बहुत ही कम इनकम थी, लेकिन जैसे अब मैं जॉब लग गया, जैसे मैं 70,000 रुपये कमा रहा हूँ अभी, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अलग अलग जगह बढ़िया ब्रांड के कपड़े पहनूंगा, होटल में खाना खाने जाऊँगा, ठीक है, घूमने जाऊंगा, किसी दूसरी जगह पे घूमने जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, और भी जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज है वो होगी। जैसे अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो बस में जा रहा हूँ या कार में जा रहा हूँ, तो मैं उस कार वाले को, परिवहन वाले को पैसे दे रहा हूँ। किसी जगह दूसरी जगह पर, जैसे हिमाचल प्रदेश घूमने गया मैं, तो वहाँ पर होटल में रुकूंगा तो वहाँ पर होटल व्यवसाय डेवलप होगा। किसी जगह पर पहाड़ी एरिया में जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत सारे ठेले लगे थे, जैसे चाय के, मैगी के, ये सारी सभी चलने लग गएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का विकास हो रहा है। हाल ही में संचार एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हो रही है। मैंने बोला ना, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण और भी ज़्यादा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखो, विभिन्न क्षेत्रों की हम भागीदारी देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रों की हिस्सेदारी, ये क्षेत्र 1977-78 में और ये 2017-18 में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा है, यहाँ पे सेकेंडरी का कम है और तृतीयक का भी कम है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर कम हो जाता है, श्रिंक हो रहा है, उद्योग थोड़ा बढ़ रहा है, और तृतीयक जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। अब जबकि यहाँ पर हमने ये इकोनॉमिक में कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादन कितना कर रहे हैं, कितना पैसा, जैसे 100 रुपये हैं तो इनमें से कितना कौन सा सेक्टर दे रहा है। लेकिन वही बात करें हम, लोग ज़्यादा कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम तो आज भी 1977-78 में भी 71 लोग कहाँ पे काम करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में, 11% उद्योगों में, और 18 लोग कहाँ पे करते थे 100 में से तृतीय क्षेत्र में। लेकिन आज क्या हुआ, 71 से घट के कितना हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में 44, यहाँ पे 25, यहाँ पे 31। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है जीडीपी में वो किसकी है, सेवा क्षेत्र की। मतलब कम लोग हैं फिर भी ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा आदमी है फिर भी बहुत ही कम उत्पादन कर रहे हैं। तो अभी भी हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हमें और भी क्या करने की ज़रूरत है, और भी उसमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से देखिए, रोजगार कौन सा क्षेत्र ज़्यादा देता है, एग्रीकल्चर वाला, लेकिन इसका उत्पादन में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है, ठीक है, ये देख लेना। अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, 2 पार्ट पढ़ेंगे हम इसका। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में हम ये पूरा जो एरिया है वो कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी का जो चीज़ें हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे और भी वीडियो आपके लिए बना पाए। थैंक यू।